हेलो जी, क्या हाल चाल है बच्चा लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग रोहित जी, गुड इवनिंग। स्टार उत्सव, नाम बड़ा अच्छा है सर। स्टार उत्सव, ऐसा लगता है कि बस एक स्टार से बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं। सुरभि शाह, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, नितिन सर की क्लास आज होने वाली थी। एक्चुअली में ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाई फीवर। और वो इस समय आज क्लास लेने की पोजीशन में नहीं थे, तो इस चक्कर में आज मैं क्लास लूंगा आप लोगों की। ठीक है ना। नीतीश कुमार, गुड इवनिंग। वर्मा आर्यन, गुड इवनिंग। ऑलवेज हैप्पी, गुड इवनिंग। शशांक सोलंकर, गुड इवनिंग। निखिल चौरसिया, गुड इवनिंग। ओके, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेशो के बारे में, और रेशो से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। रेशो के बारे में हमने ये पढ़ा था दोस्तों कि रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। मतलब जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हो, कैसा कंपैरिजन? रिलेटिव कंपैरिजन। और ऐसी चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है जो कि सेम काइंड की हो और जिनकी यूनिट भी सेम हो, तो आप वहां पे उनको डिवाइड करके एक रेशो निकाल सकते हैं। सर ये पेड लेक्चर नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। लाइव क्लासेस होंगी, डेली बेसिस पे चलेगी। ठीक है ना। चलिए, अब कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे रेशो के, और आज दो स्लाइड रह गई थी, उसमें क्वेश्चन डिस्कस कराने थे। वो दो क्वेश्चन मैं आज आपको करा दूंगा, उसके बाद आगे के हम इसी रेशो के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज कोशिश ये रहेगी कि रेशो के टॉपिक को आज हम खत्म कर दें। ठीक है ना। तो हमारे दो लेक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा, और इस रेशो के चैप्टर से आपको एक या दो क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। इस क्या लिखा हो सर, जो आप पढ़ाते हो उसे लिखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं सर बेटा जी, लिखने की जरूरत, आप देखिए एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा। आपको जो लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, बोला जाता है कि जब कभी भी पढ़ने बैठे तो कुछ पॉइंट्स को जो टीचर बोलता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें कहते हैं कोर पॉइंट्स, उनको एक शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, बाद में उसको हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ एक मान के चलिएगा, एक सत्संग में बैठे हुए हैं और बाबा जो है लेक्चर दे रहे हैं, और आपको चुपचाप सोना नहीं है, बस चुपचाप सुनना है, सोना नहीं है। मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, जयकारा शेर वाली था, तो आप भी बोल देना साचे दरबार की जय। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है सर, इन अ बैग देयर आर सम कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे एंड ₹1 इन द रेशियो 8:4:3। बेटा जी, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, कम्पिटेटिव लेवल पे पूछा जाने वाला सबसे गुड क्वेश्चन है और सबसे रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये ज्यादातर कंपटीशन में आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है इन अ बैग देयर आर सम कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे एंड ₹1 इन द रेशियो 8:4:3। यहां एक बैग है, इस बैग में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। इस बैग के अंदर कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, और ये सिक्के कौन कौन से हैं? सर एक सिक्का तो है इसमें 25 पैसे वाला, 25 पैसे का। एक है 50 पैसे वाला, और एक है ₹1 वाला। ठीक है ना। तीन टाइप के सिक्के पड़े हुए हैं। किस रेशो में है? 8:4:3। माने अगर मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, तो 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स है? 8x कॉइन्स है। 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स है? 4x कॉइन्स है। और ₹1 वाले कितने कॉइन्स है? 3x कॉइन्स है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहले मुझे बताइए, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझ में आ गया? बेटा आज लॉ की क्लास नहीं हो पाएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। नितिन सर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनको हाई फीवर हो रहा है, इसलिए वो घर पे रेस्ट कर रहे हैं। उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूं। ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। हमेशा एक ही चीज लेके चलिए, नो सर और यस सर की बात ही खत्म हो गई।
सर पार्ट 1 की वीडियो आपको लाइव क्लासेस में मिलेगी, जाके देख लीजिएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? 25 पैसे के 8x कॉइन्स हो गए, 50 पैसे वाले 4x कॉइन्स हो गए और ₹1 वाले 3x कॉइन्स हो गए। अब वो कह रहा है इफ द टोटल मनी इन द बैग इज ₹1050, इस बैग में जो सिक्के पड़े हुए हैं उनकी टोटल वैल्यू, इनकी टोटल वैल्यू ₹1050 है। अच्छा, अगर मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 8x 4x और 3x, ज्यादातर बच्चे यही कर रहे होंगे, 8x 4x और 3x, अगर इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या निकल के आएगा आपके पास? आपके पास निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। आपके पास निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या हमें यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है? नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, ये टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स है। ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, ये टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं भाई। 25 पैसे वाले 8x कॉइन्स, 50 पैसे वाले 4x कॉइन्स, ₹1 वाले 3x कॉइन्स, अगर आप इन तीनों को जोड़ते तो यहां क्या निकल के आएगा? यहां निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होने दे रखे, हमें दे रखा है टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। हमें ये जो दे रखा है ₹1050, ये क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स है, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इन सिक्कों की वैल्यू निकालेंगे। एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे। अगर मैं आपसे पूछता दो सिक्कों की वैल्यू बताओ तो आप क्या करते? अगर मैं आपसे पूछता दो सिक्कों की वैल्यू बताओ तो आप क्या करते? 2 into 25 करते। अगर मैं आपसे पूछता चार सिक्कों की वैल्यू बताओ तो 4 into 25 करते। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 8x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, 25 पैसे वाले 8x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी वैल्यू होगी जरा बताइए? 25 into 8x क्या? पैसे। बात समझ में आ गई? 25 पैसे इंटू 8x। अच्छा, एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो 4x कॉइन्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते, 25 into 8 हो गया 2000 और 200x। एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो 4x कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन 200x। पैसे पैसे में चल रहा, ध्यान रखिएगा। एक सिक्के की वैल्यू ₹1, ₹1 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 100 पैसे। तो 3x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 300x पैसे। मतलब ये तीनों वैल्यू पैसे में निकल आई। ये किसके बराबर होगा? 1050। ये रुपए है, ध्यान दीजिएगा, ये रुपीस दे रखा है, तो 1050 और इसके आगे 20 पैसे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? समझ में आया हो तो एम टाइप करे, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करे। बताइए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। अभी तक तो एम 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 एम, मैंने एम का मतलब मैं इसमें डर निकाल दूंगा आपका, मैं आपका मैथ्स में डर निकाल दूंगा, इस बात की गारंटी लिख के देता हूं। आपको पूरे कोर्स के अंदर एक भी फॉर्मूला, एक भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी, इस बात की गारंटी है मेरी तरफ से, 100% गारंटी, फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे। लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर काम करूंगा, जरूर। कॉन्सेप्ट का आपका इतना ट्रांसपेरेंट करा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, ठीक है ना? चलिए, अब जरा देखिए, 200 200 400 300 700, 700x बराबर 105,000, तो x की वैल्यू 105,000 डिवाइड बाय 700, 20 से 20 कितना रह गया? ये कट जाएगा 15, 150, माने ये वैल्यू निकल आई 150। अब इसने पूछा क्या है? देन द टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने थे? 4x। x की वैल्यू कितनी है? 150, तो कितना आ गया? 60 कॉइन्स, सॉरी 600 कॉइन्स। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? अब ये जो मैंने लिखा, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, तो समझाने के पर्पज से लिखा, ठीक है ना? बेटा जी नीतीश कुमार जी, ये क्लास चलेगी 1 घंटे, मैं टाइम देख के कभी पढ़ाता नहीं हूं, जब तक टॉपिक क्लोज हो जाएगा तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जब तक आपको मजा आता रहेगा, मुझे मजा आता रहेगा, क्लास चलती रहेगी। हाँ जी सर, दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी क्वेश्चन को दोबारा वर्बली कैसे करेंगे?
भाई क्वेश्चन कह रहा है इन अ बैग देयर आर सम कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे एंड ₹1 इन द रेशो 8:4:3। तो हमने मान लिया ये कितने कॉइन्स होंगे, 8x कॉइन्स, ये कितने होंगे 4x कॉइन्स, और ये कितने होंगे 3x कॉइन्स। तो इसकी से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 200x, क्या पैसे। इसकी से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 200x, क्या पैसे। इसकी ये इसे मान लेंगे 100 पैसे, 100 पैसे की 3x से मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 300x, क्या पैसे। बराबर कितना होना चाहिए 1050 और आगे 00। एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, जिस नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा है वो आपका आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो डी टाइप करे, और जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे। जिसको समझ में आ गया हो वो एम टाइप करे, और जिसको समझ में नहीं आया वो डी टाइप करे। हाँ जी, मानसी बिस्ट जी, नहीं विश्वजीत दे, क्या हुआ बेटा जी? विश्वजीत बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप अगर लास्ट क्लास में नहीं आए तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए अपनी क्लास को अप टू डेट रखिए। आप फर्स्ट लेक्चर से किसी टॉपिक को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, टॉपिक को मिड से देखेंगे तो शायद दिक्कत होगी। बेटा जी किसी और को कोई प्रॉब्लम? विश्वजीत क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइएगा। वैल्यू कैसे निकाले बेटा? ऑलवेज हैप्पी क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप? क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू कैसे निकाले? भाई एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे, तो 8x कॉइन्स की वैल्यू 25 इंटू 8x। एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसे, तो 4x के इनकी वैल्यू कितनी हो गई 50 इंटू 4x। एक सिक्के की वैल्यू ₹1 माने 100 पैसे, तो 3x कॉइन की वैल्यू कितनी 300x। इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए 105,000, तो x की वैल्यू निकल आएगी 200, 200 400, 300 700। 700x बराबर 105,000, तो x की वैल्यू आ गई 150। x की वैल्यू 150 यहां लगा दीजिए। आपसे पूछा क्या टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन पूछा, तो x की वैल्यू 150 यहां लगा दिया। 4 इंटू 150 कितना आ गया 600। आंसर खत्म। अब बताए ऑलवेज हैप्पी जी, बताए। बहुत हैप्पी है, आप हैप्पी ही रहे हमेशा। समझ में आ रहा है बेटा जी? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स भी मैं ही पढ़ाता हूं बेटा जी। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 700 डिवाइड में जाएगा। जब 105,000 डिवाइड बाय 700 करोगे, कैलकुलेटर पे कर सकते हो, तो 150 निकल के आएगा। जब 150 निकल के आएगा तो x की वैल्यू माने 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स होंगे 150 इंटू 8 12,000 1200, ठीक है ना। 50 पैसे वाले कितने होंगे 4 इंटू 150 माने 600, और ₹1 वाले कितने होंगे 3 इंटू 150 माने 450 कॉइन्स। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और ये आपके मटेरियल स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री बी इंक्रीजेस इन द रेशियो 2:3। पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो लाइन लिखी है इसने इसका मतलब क्या है सर? सुरभि जी अभी पहले आप ये क्लास चलते रहने दीजिए, पहले इन क्वेश्चंस को करिए, फिर हम लोग पीडीएफ की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री थी, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, बी इंक्रीजेज इन द रेशियो 2:3। अब आपने क्या किया, आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई ज्यादा, तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाएंगे। किस रेशो में बढ़ाया 2:3 में बढ़ाया। माने अगर पहले नंबर ऑफ वर्कर्स ओल्ड अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू, पहले अगर 2x वर्कर्स काम करते थे तो अब 3x वर्कर्स काम करते हैं, तभी तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए। पहले अगर 2x वर्कर काम करते थे तो अब 3x वर्कर काम करते हैं, यही तो कहने का मतलब है, ठीक है। while the wages be decreases in the ratio 9:5। अब कंपनी बड़ी चालू है, कंपनी ने कहा भैया नंबर ऑफ वर्कर्स तो बढ़ा रहे हैं लेकिन जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए,
उसने क्या करा, उसने उनकी वेजेस को घटा दिया। भाई काम डिवाइड हो गया ना कई लोगों के बीच में, तो वेजेस को क्या कर दिया, कम कर दिया। माने वेजेस ऑफ ओल्ड वर्कर्स अपॉन वेजेस ऑफ न्यू वर्कर्स, किस रेशो में, 9:5 में। अब यहां एक्स नहीं लगा सकते, एक्स आप यूज कर चुके हो ऊपर, यहां वाई लगा लिया। मतलब अगर किसी को पहले ₹9 मिल रहे थे, तो अब ₹5 मिल रहे, पैसे कम हो गए। नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो गए, लेकिन वेजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो गए, लेकिन वेजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। वो कह रहा है देन इन व्हाट रेशो शुड देयर टोटल वेजेस बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो बताइए टोटल वेजेस पे क्या फर्क आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वेज के बारे में, टोटल वेजेस के बारे में, तो टोटल वेजेस हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ ईच वर्कर, यही तो होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ ईच वर्कर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं टोटल वेजेस ऑफ, इसको यहां पे थोड़ा सा लाइन खींच लेता हूं, इसको अलग से दिखाने के लिए यहां पे लिख लेता हूं, टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड वर्कर्स क्या होगा भाई, टोटल वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ ईच वर्कर। तो अगर मैं टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड की बात करूं, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स ओल्ड इनटू वेजेस ऑफ ईच वर्कर ऑफ ओल्ड। माने ओल्ड की बात करेंगे तो पुरानी ही चीज लेके चलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, NO इनटू WO। माने नंबर ऑफ ओल्ड वर्कर्स इनटू ओल्ड वेजेस ऑफ वर्कर्स, यही तो होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा बिल्कुल सेम वे में टोटल वेजेस ऑफ न्यू की बात करूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यू वर्कर इनटू वेजेस ऑफ न्यू वर्कर। हाँ या ना, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, तब मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में नहीं आया हो तो D टाइप करिए। स्टार जी बोले यस, निखिल जी यस, कौशल यस, शुभम यस, मानसी यस, और कोई है, तुषार जी यस, विश्वजीत यस, रोहित राय यस। सर ये रेशो में होगा, सर रेशो की तो बात ही नहीं कर रहे ना, मैं तो अभी आपसे जनरल बात कर रहा हूं। मुझे ये बताओ टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड जो होगा वो नंबर ऑफ वर्कर्स ओल्ड इनटू वेजेस ऑफ ओल्ड वर्कर आएगा। ऐसे टोटल वेजेस ऑफ न्यू वर्कर्स क्या होगा, नंबर ऑफ न्यू वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ न्यू वर्कर्स होगा। बात सही है या गलत है, बिल्कुल ठीक है। अब ये पूछ रहा है देन इन व्हाट रेशो, रेशो कह रहा है तो हम इन दोनों को डिवाइड कर ले, यहां पे इन दोनों को हम क्या कर ले, डिवाइड कर ले। हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ये तो हो गई ओल्ड की बात, ये हो गई न्यू की बात, इक्वल्स टू में। अब जरा ध्यान दीजिए, NO अपॉन NN कितना है, 2x अपॉन 3x। माने NO अपॉन NN की जगह 2x अपॉन 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा WO अपॉन WN कितना है, 9/5। तो W अपॉन WN की जगह क्या लिख लेंगे, 9/5। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, सीधे सीधे कितना आ गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6:5। कितना आ गया, 6:5। माने पहले इसे 6 रुपए देने पड़ रहे थे, तो अब कितने देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 5 रुपए टोटल वेजेस में। यही तो कहने का मतलब हुआ। अगर पहले ये 6,000 रुपए देता तो अब कितने देगा, 5,000 रुपए। अगर ये पहले 6 लाख रुपए खर्च करता था तो अब कितने खर्च करेगा, 5 लाख रुपए। माने क्या हो गया, वेजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। टोटल वेजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, इंक्रीज नहीं हुए। तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे x से x कैंसिल हो जा रहा है, y से y कैंसिल हो जा रहा है, तो मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर सीधे सीधे बात करूं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री बी इंक्रीजेज इन द रेशो 2:3। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, 2:3 में इंक्रीज होते हैं, एंड द वेजेस भी डिक्रीज इन द रेशो 9:5, और वेजेस डिक्रीज होते हैं 9:5 में। तो वो कह रहा है टोटल बताइए क्या होगा टोटल वेजेस में, तो टोटल वेज इक्वल्स टू क्या होगा,
नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस ऑफ वर्कर्स, तो 2/3 इंटू 9/5, कितना आ गया 6/5। माने पहले अगर ये 6 रुपए खर्च करता था तो अब 5 रुपए खर्च करेगा। अगर 60 रुपए खर्च करेगा तो अब 50 रुपए खर्च करेगा। पहले 600 खर्च करता था तो 500 खर्च करेगा। माने क्या हो गया, टोटल वेजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। टोटल वेजेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अगर डाउट हो तो डी टाइप करें और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। डाउट हो तो डी टाइप करें और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो 1% भी तो बताइए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने रेशो के वर्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिए। जितनी वर्ड प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी बन सकती थी मैंने आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर कराई है। बाकी एक आध दो पॉसिबिलिटी की बात कोई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं और देखिएगा, मैं बिना बुक के पढ़ाता हूं बेटा, मैं बुक से कभी नहीं पढ़ाता। ठीक है ना? मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने ही बनाऊंगा और आप ही से पूछूंगा और आप ही जवाब देंगे सब कुछ। टेंशन फ्री बैठिए। मैंने क्या कही, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठिए। आपको सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। ना कोई बुक की जरूरत, ना किसी नोट्स की जरूरत, ना कोई फॉर्मूले की जरूरत। सब कुछ समझ में आएगा, इस बात की गारंटी देता हूं लिख के मैं आपको। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात। मान लीजिए मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, मैंने कहा इफ A/B इज इक्वल टू 2/3, इसका मतलब क्या हुआ, A/B इज इक्वल टू 2/3। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात ठीक है ना? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, देन A बराबर 2 और B बराबर 3। जितने लोग इस बात को एग्री करते हैं वो M टाइप करें और जितने लोग इस बात को डिसएग्री करते हैं वो D टाइप करें। जितने लोग इस बात को एग्री करते हैं वो M टाइप करें और जितने लोग इस बात को डिसएग्री करते हैं वो D टाइप करें। जितने लोग इस बात को एग्री करते हैं वो M टाइप करें और जितने लोग इस बात को डिसएग्री करते हैं वो D टाइप करें। अभी तक तो भैया M M M आ रहा है। नितेश कुमार बोले D। चलिए ठीक, और कोई? जितने लोगों ने M लिख के भेजा है वो सब गलत है, वो सब गलत है। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है ऐसा है तो बेटा जी एक बात बताओ, राम अपॉन फादर इज इक्वल टू 1/3। एक सिंपल सा एग्जांपल याद करिए, लास्ट क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में। तो राम 1 साल का और पिताजी 3 साल के। दोबारा से लौट फिर के बात वहीं आ गई। राम रो रहा है और पापा कह रहे मैं अभी आया बेटा, बस चॉकलेट खा के अब भी आ रहा हूं, चॉकलेट तालू। क्या ऐसा है? रेशो को कभी भी आप डायरेक्टली बराबर नहीं कर सकते, ये किसी ना किसी के कॉमन नंबर की टेबल से कट के आया होगा ना। आप डायरेक्टली कैसे बराबर कर सकते हैं? यही तो कल की क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था आपसे। बट डायरेक्टली आप कैसे बराबर कर सकते हैं? ये क्या हुआ, 1/3 कहां से आया था भाई? राम अपॉन फादर क्या था, 15 years अपॉन 45 years, यही तो था। तो ईयर्स से ईयर्स कैंसिल, 15 की टेबल से काटा तो 1/3 निकल के आया। तो ऐसे ये भी तो किसी कॉमन नंबर की टेबल से कट के आया होगा भाई। आप इसे डायरेक्टली कैसे बराबर कर सकते हैं? ठीक है ना? इसे आप डायरेक्टली बराबर कर ही नहीं सकते। अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। सर रोहित रॉय कह रहे हैं 2/5, वो भी गलत है। सर 2/5 नहीं होगी वैल्यू, ए की वैल्यू 2/5 नहीं होगी, गलत कह रहे हैं आप। ए की वैल्यू 2/5 और बी की वैल्यू 3/5, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत है। हम कहते हैं कि भाई हमने मान लिया वो कॉमन नंबर क्या है, x। हम ये तो कह सकते हैं कि अगर a 2x होगा तो b क्या होगा, 3x होगा। व्हाट इज x? x इज एनी नंबर। x कोई एक नंबर है। क्या है वो? अगर आपसे पूछते हैं क्या है तो आप कहोगे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो, हम भी बता देंगे x की वैल्यू क्या है। लेकिन आप इसे डायरेक्टली कभी बराबर नहीं मान सकते, चाहे वो कोई भी रेशो। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? इसको रब कर देते हैं। रब क्या, दूसरे पेपर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, मैंने कहा इफ A/B/C बराबर 2/3/5, देन
find find 2a plus 3b upon 3b plus 4c equals to what? हाँ जी सरकार, जो मैं पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब दीजिएगा, नोट करने से पहले पहले जवाब की बात करेंगे। ये दे रखा है इफ ए रेशो बी रेशो सी बराबर 2:3:5, तो क्या ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5 लिख दूं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5 लिख दूं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 5 लिख दूं? जवाब दीजिए भाई, जवाब तो देना पड़ेगा आप लोगों को। सर कह रहे हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यस कह रहे हैं वर्मा ऑफिशियल 2.0, गलत कह रहे हैं सर आप। हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो राम और फादर वाली बात याद करिए, और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, पहले तो उस वीडियो को देखिए, तब आप बात करिए। शुभम जी कैसे कह सकते हैं ए बराबर, भाई फिर वही वाली बात पे आ जाइए आप। अगर ऐसा कुछ है तो राम अपॉन फादर बराबर 1/3, तो राम 1 साल का, पिताजी 3 साल के। भाई इस दुनिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, इस धरती पे तो ये पॉसिबल नहीं है, बाकी तो पता नहीं, कहीं और किसी ग्रह पे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस धरती पे ये पॉसिबल नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं कि राम अगर 1x होगा तो फादर 3x होंगे, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली कभी बराबर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? शुभम जी बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ए रेशो बी रेशो सी 2:3:5, तो ए बराबर हमने मान लिया 2x, बी बराबर हमने मान लिया 3x, और सी बराबर हमने मान लिया 5x। ये तीनों की तीनों वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं। मुझे भाई इसकी वैल्यू पता करनी है ना, 2a प्लस 3b अपॉन 3b प्लस 4c की। तो a की जगह 2x, b की जगह 3x और c की जगह 5x यहां लगा देते। लगाइए सर जरा, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2x 4x, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू 3x 9x, 4 इंटू 5x 20x। यह आ गया 13x अपॉन 29x। x से x कट गया, माने रेशो आ गया 13:29। एक बात बताइए, सोच के जवाब दीजिएगा, जब x से x कट जा रहा है तो लगाए क्यों? आप कहेंगे सर आप ही तो कह रहे थे। सर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक क्या है? रेशो है, रेशो। ये एक रेशो गिवन है, और जो पूछा है वो भी क्या है? वो भी एक रेशो है। अगर रेशो दे रखा है और आपसे रेशो ही पूछा है, रेशो दे रखा है और आपसे रेशो ही पूछा है, रिलेटिव कंपैरिजन दे रखा है और आपसे रिलेटिव कंपैरिजन ही पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको शो नहीं करना। अगर शो करने वाली बात होती तो आप इसी तरीके से शो करते, तो शो करने का मतलब यही है। लेकिन अगर आपको शो नहीं करना, आपको लिख के नहीं दिखाना ये कैसे आया, तो हम डायरेक्ट वैल्यू भी लगा सकते। लेकिन कब? लेकिन कब? जब रेशो दे रखा हो और आपसे रेशो ही पूछा हो। ए रेशो बी रेशो सी 2:3:5 है, देन आपसे मैं कहूं फाइंड करिए दिस, तो सीधे सीधे रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 5 यहां लगा दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 5 जा 20, 13/29, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? तो अगर रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर शो करने की बात आएगी, सब्जेक्टिव पेपर की बात आएगी, तो आप डायरेक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं पुट कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जो चीज सही है वो चीज सही है, जो चीज गलत है वो वाकई में गलत है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको इफ x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 2:5:7, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अब बताइए क्या करेंगे? आंसर बताइए, आंसर जल्दी से आंसर टाइप करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सबसे पहले किसका आंसर आता है वो देखते हैं जल्दी से। अभी तक तो किसी का नहीं आया। अरे भाई जल्दी बता दीजिए किसका आंसर आ रहा है। लाइक करते रहिएगा वीडियो को, जब तक वीडियो लाइक करेंगे एनर्जी मेंटेन रहेगी।
वीडियो लाइक नहीं होगी एनर्जी डाउन हो जाएगी। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, फटाफट जल्दी आंसर बताइए। आंसर किसका आंसर आया अभी तक? जल्दी से आंसर बताइए। किसी का आंसर नहीं आया, मैं खुद ही लिख लेता हूं भाई। भाई फिर वही वाली बात, रेशो दे रखा है और रेशो पूछा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 5 और जेड की जगह 7 यहां लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, एक का आंसर आया, किसका आया, उस सब्जी का आंसर आया। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 49, ये हो जाएगा 29/74। दैट इज योर आंसर। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये याद रखिएगा बेटा जी, जब कभी भी रेशो दे रखा हो, रेशो पूछा हो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए और क्वेश्चन देख के चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, इफ एक्स रेशो वाई बराबर ए रेशो बी बराबर 2.5 रेशो 1.5, then find x plus y upon a plus b equals to what? x plus y upon a plus b equals to what? फिर वही वाली बात, रेशो दे रखा है। अब आपको दो रेशो आपस में बराबर दे रखे, उससे क्या मतलब है, रेशो तो है, रेशो दे रखा है, जो पूछा है वो भी क्या है, रेशो की ही फॉर्म है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए a अपॉन बी, सॉरी x अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन बी इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5। पॉइंट हटा दीजिए, कैलकुलेशन इजी कर लीजिए पहले, इसे हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिएगा। अब क्या करिए, x की जगह 5, y की जगह 3, a की जगह 5, b की जगह 3। जरा वैल्यू लगा के आंसर बताइए। रिया जी ने बताया, स्टडी विद रिया अग्रवाल, सबसे पहले आंसर बताया 1:1। बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन करने का पैटर्न समझ पा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात है कि रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स व्हिच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट, बस और कुछ। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1:1। बात समझ में आ गई? क्योंकि x की जगह 5, a की जगह 5, y की जगह 3, b की जगह 3 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1:1। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन गिवन है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 2:3, कॉमा b रेशो c इज इक्वल टू 3:5, then find a रेशो b रेशो c। ये पूछा है आपसे, या ये नहीं पूछा आपसे, पूछा है a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, ये पूछा है आपसे। अब ध्यान से पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन करने का तरीका समझ लीजिए बेटा जी। सॉल्यूशन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है a अपॉन बी बराबर 2/3, b अपॉन सी बराबर 3/5। अगर मैं आपसे पूछूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और वीडियो को लाइक नहीं हो रहे सर, 24 ही लाइक है अभी तक। वीडियो को लाइक करते रहिए बराबर, और ताकि पढ़ाने में मजा आए, आपको पढ़ने में मजा आए। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, जरा जवाब दीजिएगा। इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है वो जवाब दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक मैं पूछता रहूंगा। नहीं, मैं ए बी और बी सी में बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। ए बी और बी सी में इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी 3:5 है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है सर? बी। बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा, यहां बी की वैल्यू कितनी है? 3। यहां बी की वैल्यू कितनी है? 3। माने ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, कंबाइन कर सकता हूं। कैसे? a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 2:3:5। a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू क्या आ गया? 2:3:5। अब रेशो पता है और आपसे रेशो ही पूछा है, रेशो पता है और आपसे रेशो पूछा, तो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। माने a की जगह 2,
बी की जगह 3 और सी की जगह 5, जरा लगा दीजिए कितना आ जाएगा, जरा जल्दी से बताइए। 2 + 3 5 और 3 + 5 8, आंसर आ गया 5:8। बात समझ में आ गई सर? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन के लेवल को धीमे 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 करके बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से, इफ, क्वेश्चन नहीं मैं ऐसे ही लिखवा देता हूं, इफ a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5, और मैंने कहा देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट, ये दे रखा है। अब इसको पता करना है तो पहले ये एक टाइप का रेशो है, तो इसको पता करना है तो पहले हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा। तो बेटा जी एक बार बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है? जवाब दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है सर? इन दोनों में क्या कॉमन है सर? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। सर बी कॉमन है। किसने बताया? रिया जी ने बताया कि बी कॉमन है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा रिया जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां बी कितना है बेटा? 3, यहां भी कितना है? 4। सर ये दोनों बराबर नहीं है, ये रिलेटिव कंपैरिजन सेम ऑर्डर में नहीं आ रहा। मैंने कहा बराबर करो, हम तो हिंदुस्तानी, हम तो कुछ भी कर सकते। माने ये दोनों वैल्यू अगर बराबर होती तो हमारा काम बन जाता। अगर यहाँ 3 है यहाँ पे भी 3 होता, अरे सर मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आंसर वर्बली बता देता। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, दोनों सेम नहीं, सेम करो। कैसे करोगे? तो सर एक काम, इसमें प्लस माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि इट इज अ रिलेटिव कंपैरिजन, इट इज नॉट द एब्सोल्यूट कंपैरिजन। अगर ये रिलेटिव कंपैरिजन है तो जो काम होगा वो मल्टीप्लाई या डिवाइड से होगा, प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई और इसको हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये बन गया 8/12 और ये बन गया 12/15। हमने कहा सर ये दोनों वैल्यू ऑफ सेम हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात, सेम हो गई तो जरा ये बताइए ए रेशो बी रेशो सी कितना हो जाएगा? सर ए रेशो बी रेशो सी हो जाएगा 8:12:15, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां भी कितना है 12 और यहां भी कितना है 12, दोनों सेम हो गए। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो गया 8:12:15। अब यहां वैल्यू लगा दीजिए, रेशो पता है, रेशो पूछा, डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिए। क्या होगी वैल्यू, जरा जल्दी से बताइए वैल्यू क्या होगी? 8 + 12 + 15 कितना हो गया 35 अपॉन बी प्लस सी 127। दैट इज योर आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? किसको किसको 7:4 कैसे आया? अरे अच्छा, ओहो, आपने a प्लस बी कर दिया, यहां 20 कर दिया होगा, तभी ये 7:4 आ रहा है। एक तो उस सब्जी है 7:4 वाले। अरे मालिक समझ में, ये b प्लस सी है, ये a प्लस बी नहीं है। अरे सबको समझ में आ गया बेटा लोग? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। अगर डाउट हो तो डी टाइप करे और डाउट ना हो तो आपको बताइए क्या टाइप करना है। सर लोएस्ट टर्म में है ना, ये अपने आप में लोएस्ट टर्म ही है। आप देखिए सुरभि जी, आप क्वेश्चन करते जाइए, भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा एक एक करके धीमे धीमे। अभी तो आप सिंपल से क्वेश्चन करिए। सर किसको डाउट है? रोहित जी, रोहित क्या डाउट है बेटा? रोहित, रोहित राय, रोहित राय क्या डाउट है बेटा? देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते, शायद ज्यादा समझ में आए। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 5/2, देन फाइंड a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। अब ये तो देखिए हमें पता है रेशो दे रखा है और रेशो पूछा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन इनका पहले हमें कंबाइंड रेशो निकालना पड़ेगा। इनका क्या निकालना पड़ेगा? कंबाइंड रेशो। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर? इन दोनों में कॉमन है सर बी। यहां बी कितना है 3, यहां बी कितना है 5, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां करेंगे इंटू 5। जब इंटू 5 यहां करें तो ऊपर भी तो इंटू 5 होगा। भाई एक साइड से मल्टीप्लाई करो, हमारे घर की खेती थोड़ना है भाई। जो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, वो जो कॉन्सिक्वेंट में करेंगे वो एंटीसीडेंट में भी तो करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत बोलना।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बात होती है फ्रैक्शन की, ये कहलाएगा एंटीसीडेंट, ये कहलाएगा कॉन्स्क्वेंट। तो जो हम कॉन्स्क्वेंट में नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एंटीसीडेंट में भी करनी पड़ेगी, नहीं तो कंपैरिजन ही चेंज हो जाएगा। और कंपैरिजन आप चेंज होना कर सकते हैं। बात समझ में आ गई रोहित जी? रोहित जी इतनी बात समझ में आ गई? रोहित अगर समझ में आ गई तो एम टाइप करिए। अच्छा, जैसे यहां 5 से मल्टीप्लाई करी, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड। रोहित समझ में आ गया बेटा? इतनी बात क्लियर है? अब ये कितना हो गया? अब आपका इससे मतलब खत्म। अब ये वैल्यू कितनी हो गई? 10, और ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 6। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, अब जरा देखिए, यहां बी कितना है? 15। यहां की बी कितना है? 15। दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो गया? 10 रेशो 15 रेशो 6। अब रेशो पता है और आपसे रेशो पूछा है, वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू क्या निकलेगी? 25 अपॉन 21। आंसर खत्म। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सभी को? समझ में आया हो तो एम टाइप करे, और समझ में नहीं आया हो तो डी टाइप करे। किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताए मालिक? बच्चे, बदमाशों, नालायकों, जल्दी से जवाब दो। आज कोई नया बच्चा भी है क्लास में जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? जो फर्स्ट क्लास में है बेटा जी, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये बाकी जो पढ़ रहे हैं सब के सब नालायक हैं। आप अच्छे बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देता हूं, करके देखिए। क्वेश्चन है, इफ ए अपॉन बी बराबर 2/3, बी अपॉन सी बराबर 5/2, सी अपॉन डी बराबर 3/4, then find a plus b plus अपॉन सी प्लस डी इक्वल्स टू व्हाट? चलिए जी, करिए कोशिश। पहले खुद से कोशिश करिए, पहले खुद से कोशिश करिए। गलत हो जाए, भगवान करे आपका गलत हो जाए। मेरी बद्दुआएं आपके साथ है, भगवान करे आपका गलत हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक गलत नहीं होगा तब तक आप सीखेंगे भी नहीं। आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। तो कोशिश करिए। हाँ जी, रिया जी ने आंसर दिया 25/14। उत्सव झा ने आंसर दिया 25/14। वर्मा ऑफिशियल ने आंसर दिया 25/14। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले भाई, ये हमें पता है रेशो दे रखा है और रेशो पूछा है, तो पहले हमें इसका कंबाइंड रेशो निकालना पड़ेगा। इन दोनों में क्या कॉमन? सर बी। सर यहां बी कितना है? 3। यहां कितना है? 5। बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे? यहां कर दिया इंटू 5 इंटू 5, यहां कर दिया इंटू 3 इंटू 3। मतलब ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये हो गया 6। अच्छा, अब तो बराबर हो गए ये बी दोनों? बिल्कुल बराबर है सर, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन? इन दोनों में सी कॉमन। सी यहां कितना है? 6। सी यहां कितना है? 3। तो बेटा यहां पे 6 की मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 6 बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 6/8। तो अब देखिए, यहां सी कितना है? 6। यहां सी कितना है? 6। यहां बी बराबर हो गए, यहां सी बराबर हो गए, तो कंबाइंड रेशो क्या हो जाएगा? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना हो जाएगा? 10/15/6/8। ये आ गया। अब रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिए।
रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिए। माने ए की जगह 10, बी की जगह 15, सी की जगह 6 और डी की जगह 8 लगा दीजिए। तो ये कितना निकल आएगा? 10 प्लस 15 ये हो गया 25 और 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14। आंसर आ गया 25:14। अरे सबको समझ में आ गया बेटा जी? ऑलवेज हैप्पी आप जवाब दें, ऑलवेज हैप्पी अब जवाब दे। समझ में आ गया बेटा जी? किसी का कोई डाउट हो तो वो डी टाइप करे, जिसको समझ में आ गया वो एम टाइप करे। जवाब जरूर दीजिएगा। सर वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे बिल्कुल भी, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। किसी का कोई डाउट हो तो एम टाइप करे, वो किसी का डाउट हो तो डी टाइप करे, और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे। बिल्कुल सर, एम चल रहा है बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, इफ a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 7, a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 7, then find a प्लस b अपॉन a प्लस b प्लस c। देखिए फिर दोबारा वही क्वेश्चन शुरू हो गया। रेशो दे रखा है और रेशो पूछा है, लेकिन अब रेशो जो दे रखा है वो अलग फॉर्म में दे रखा है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं सर। मैं चाहूं तो इसे डायरेक्टली एक वैल्यू के बराबर मान सकता हूं, जैसे आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है। जैसे आपका स्टडी मटेरियल दे रखा है, भाई ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। मान लिया वो वैल्यू क्या है के, तो a अपॉन 2 बराबर के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 2 के, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 के, और c की वैल्यू कितनी आ गई 7 के। a की वैल्यू 2 के, b की वैल्यू 3 के और c की वैल्यू 7 के, ये यहां पे पुट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। बात समझ में आई है नहीं? जरा वैल्यू लगाइए। 5k अपॉन 12k, के से k कैंसिल, 5:12। मैं इसको इस तरीके से नहीं कराता, मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से कराना नहीं चाहता, मैं इसे के मान के कराना ही नहीं चाहता। मैं तो आपसे एक जनरल बात करूंगा, मुझे उस चीज का जवाब दीजिएगा। भाई a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 7 है, a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 7 है। तो पहले तो मुझे, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं, ये वाला पार्ट, तो a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 होगा। क्या मैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्या मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज माने आपस में अदला बदली कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। भाई बी इधर आ जाए, 2 ऊपर चला जाए, मतलब ये निकल आएगा a अपॉन बी बराबर 2 अपॉन 3, a अपॉन बी बराबर 2 अपॉन 3। अच्छा, जैसे मैंने ये वाला पार्ट दिया, अब मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं, तो क्या होगा? b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 7। इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा b, फिर वो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया, तो b अपॉन c बराबर 3 अपॉन 7, b अपॉन c 3 बराबर c बराबर 3 अपॉन 7। अब जरा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन सर? b। सर यहां b कितना है? सर यहां b है 3 और यहां पे b कितना है 3, दोनों बराबर है। तो a रेशो b रेशो c कितना हो गया? 2 रेशो 3 रेशो 7 हो गया। a रेशो b रेशो c कितना हो गया? 2 रेशो 3 रेशो 7 हो गया। अब रेशो बचा है, रेशो पता है और रेशो पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते, कितना आ जाएगा? 5/12। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से, तसल्ली से देखिएगा मालिक, बहुत ध्यान से, मैं इस सबको रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन था a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 7। अगर ये क्वेश्चन था तो ये तो रेशो मुझे डायरेक्ट पता लग गया, a रेशो b रेशो c कितना हो गया? 2 रेशो 3 रेशो 7 हो गया। रेशो पता है, रेशो पूछा, डायरेक्ट वैल्यू लगा दी। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें।
बात समझ में आई? जैसे जैसे मैं और बात करता हूं, मान लीजिए मैं अगर कहूं इफ ए अपॉन 5 बराबर बी अपॉन 7 बराबर सी अपॉन 2, और मैं आपसे पूछूं ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, तो डायरेक्ट ये नंबर्स क्या हो जाएगा, 5:7:2, 5:7:2। बात समझ में आई या नहीं है? किसको किसको समझ में नहीं आया मालिक ये बताए? अच्छे बच्चों, समझ में आया हो तो एम टाइप करें, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। समझ में आया हो तो एम टाइप करें, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करें। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर मैं जैसे कहूं, अगर मैं कहूं इफ ए, बिल्कुल टाइप तैयार रहिएगा टाइप करने के लिए, फटाफट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। इफ ए अपॉन 3 बराबर बी बराबर सी अपॉन 5, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, जरा जल्दी से बताइए। ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, जरा जल्दी से बताइए, जल्दी से। ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, जल्दी से बताइए। आया, आंसर आया। हाँ जी, इसके अपॉन में 1 तो लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3:1:5। 3:1:5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, अगर इसकी जगह मैं आपसे पूछता देन फाइंड, या क्वेश्चन ही दूसरा लेके चलते हैं, इफ ए अपॉन 2 बराबर बी अपॉन 3 बराबर सी, देन फाइंड ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। जरा जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा, जरा जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा, जरा जल्दी से आंसर बताइए। किसका आंसर आ रहा है भाई, कौन आंसर देने वाला है सबसे पहले? ए अपॉन 2 बराबर बी अपॉन 3 बराबर सी, तो ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। सबसे पहले यहां से ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया बेटा जी, 2:3:1 लिख सकते हैं इसके अपॉन में 1। अब रेशो दे रखा है, रेशो पूछा है, तो डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो, कितना कितना आ जाएगा, 5/4। बहुत बढ़िया, कई लोगों के आंसर आए, रोहित राय, वर्मा ऑफिशियल, उत्सव, शुभम, सुरभि, नितेश कुमार, रिया अग्रवाल, कौशल दयाल। हाँ जी वालिक, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर कहूं इफ 2a बराबर 3b बराबर 5c, अब क्या होगा? अब मैं अगर आपसे पूछूं ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, तो बेटा जी इसके अपॉन में 1 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, 2/1, इसको उल्टा करके लिख लीजिए 1/2। ये क्या दिख रहा है आपको, 3/1, इसको उल्टा करके लिख लीजिए 1/3। ये क्या दिख रहा है आपको, 5/1, इसको उल्टा करके लिख लीजिए 1/5। सर कहेंगे सर ये ऐसा कैसे हुआ, बहुत ध्यान से समझना बेटा, पहले तो ये समझ लो, इतना समझ लो, फिर उसको समझा दूंगा ये कहां से आया। पहले ये इतनी बात समझ में आ गई, अगर ये 2/1 है तो उसका उल्टा 1/2, 3/1 है तो 1/3, 5/1 है तो 1/5। बात समझ में आ गई। अब जरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा सर, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। सर 30 एलसीएम ले लिया, 2 डिवाइड बाय 15 आएगा, 15 बन जा 15, 2 15 जा 30 होता है तो 15 बन जा 15, 3 10 जा 30 हो जाता है तो 10 बन जा 10, और 5 6 जा 30 होता है तो 6 बन जा 6, और इस 30 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। सर कैंसिल आउट क्यों करेंगे, ये कहां से आया, ये आपने कुछ बताया ही नहीं, मैं बताता हूं ना बेटा जी कहां से आया, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 5c था, यही तो था। क्या मैं इस 2a को a अपॉन में 1/2 लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से, नहीं समझ में आया तो इसका मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हुआ a अपॉन 1/2 का मतलब हुआ a डिवाइडेड बाय 1/2।
इसका मतलब हुआ a डिवाइडेड बाय 1/2। जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नंबर पलट जाता है 2/1। मतलब ये क्या निकल के आया 2a। मतलब 2a को मैं a अपॉन में 1/2 लिख सकता हूं। 2a को मैं a अपॉन में 1/2 लिख सकता हूं। बिल्कुल सेम है, मैं 3b को b अपॉन में 1/3 लिख सकता हूं और 5c को c अपॉन में 1/5 लिख सकता हूं। तो अब a रेशो b रेशो c क्या होगा 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। ये लिखा गया। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक सबको समझ में आया हो तो m टाइप करें, और समझ में ना आया हो तो आपको पता ही है क्या टाइप करना है। अगर समझ में आया हो तो m टाइप करें और समझ में ना आया हो तो d टाइप करें। समझ में आया हो तो m टाइप करें और समझ में ना आया हो तो d टाइप करें। ठीक है जी बेटा जी। अब हमने यहां पे एलसीएम लिया था। एलसीएम लिया 30 और 30 को हमने बाद में काट दिया। माने हमारे हिसाब से a रेशो b रेशो c कितना आ गया, ये आ गया 15 रेशो 10 रेशो 6। हमने 30 काट दिया। क्यों काट दिया सर? क्योंकि ये एक रेशो की फॉर्म है और रेशो में चलती है बात रिलेटिव कंपैरिजन की, और कंपैरिजन में कभी भी कोई कॉमन चीज नहीं आती। भाई मैं कहूं मेरे दो आंखें, अरे सर हमारी भी तो दो आंखें हैं, कंपैरिजन करने की बात हो रही है। तो जो आपके पास है वो मेरे पास है तो वो कंपैरिजन नहीं है। मेरी आंखें काली है, आपकी आंखें बुरी है, ये कंपैरिजन है। जो अलग से चीज होगी वो कंपैरिजन में काउंट होती है। तो ये 30 तो ये तीनों में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया। हमने कहा ये रिलेटिव कंपैरिजन में काउंट ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से आपसे कहूं 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4b/5 4c/5, और आपसे पूछूं a रेशो b रेशो c बताइए, तो आप क्या करेंगे 2/3, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 3/2 रेशो 3/4, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4/3 रेशो 4/5, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/4। चाहे तो आप इसे यहां भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप यहां पे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12। तो 2 6 जा 12, तो 6 3 जा 18 रेशो 3 4 जा 12, तो 4 4 जा 16 रेशो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, और इस 12 को कट कर दीजिए। ये निकल आया a रेशो b रेशो c। बात समझ में आ गई सर? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया बेटा जी? चलिए एलसीएम बेटा, एलसीएम 2 3 और 4 का एलसीएम, भाई एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आ जाए। एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आ जाए। 2 3 4 में 12 होगा, क्योंकि अगर 2 की बात करेंगे 2 की टेबल में तो आता, लेकिन 3 की टेबल में नहीं आता। 3 की बात करेंगे तो 3 की टेबल में आता, 2 और 4 की टेबल में नहीं आता। 5 की बात कर नहीं सकते। 6 की बात करेंगे तो 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आएगा। तो 12 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, या फिर आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे एलसीएम 2 3 4, यहां पे ऐसे करके, मर्जी है आपकी। ठीक है ना? तो आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपके और भी जो साथ के दोस्त हैं उनको ये वीडियो अगले मतलब कल की क्लास में आपको वो आपके साथ बैठ सके। और नेक्स्ट क्लास में ये रेशो का टॉपिक जो है और प्रोपोर्शन दोनों खत्म हो जाएंगे बेटा। रेशो और प्रोपोर्शन दोनों खत्म हो जाएंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।